हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था और प्रश्नावली 1.3 तक हमने अपना जो प्रश्नावली है उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें कर रखी है। ठीक है, अगर आपने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप उन्हें देखिए। आज हम प्रश्नावली 1.4 के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो उसके पहले कुछ टॉपिक्स हैं जो जिनके बारे में हमें जानना है। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं कि वो हैं क्या। तो देखिए, कुछ चीज़ें आपको बतानी है। जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आप सबको पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है, वो परिमेय संख्या होती है। और कोई भी संख्या जो परिमेय नहीं है वो एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय के दशमलव निरूपण के बारे में भी हमने पढ़ रखा है। हमने पढ़ा है कि जब कोई परिमेय संख्या दशमलव में परिवर्तित की जाती है, तो अगर उसका दशमलव में परिवर्तन करने के पश्चात जो संख्या आती है, वो जो दशमलव में उसका जो प्रसार होता है, अगर वो शांत है, यानी कि भाग हमने दिया किसी भी परिमेय संख्या के अंश को उसके हर से, तो भाग पूरा पूरा चला जाए, तो ऐसी संख्या को बोलते हैं शांत दशमलव। और ऐसी संख्या जिनके अंश को उसके हर से भाग देने पर पूरा पूरा भाग नहीं जाता, कोई एक संख्या या फिर संख्या का खंड बार बार रिपीट होता है, तो ऐसी संख्याओं को अशांत आवर्ती बोलते हैं। तो शांत और अशांत आवर्ती, इस दोनों तरह के दशमलव प्रसार वाली जो संख्या होती है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। इन दोनों ही को परिमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा, अशांत अनावर्ती या उसी को अनवसानी बोलते हैं। तो अशांत अनावर्ती अगर मिलती है किसी भी परिमेय संख्या के किसी भी संख्या के अंश को उसके हर से भाग करने पर, दशमलव प्रसार अगर अशांत अनावर्ती है, तो ऐसी संख्या को अपरिमेय बोलते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय हमने पहले ही पढ़ रखा है। आज हम ये देखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं जो गणितीय होती हैं, यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इनका क्या प्रभाव पड़ता है। हम सीखेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या हो, अगर उसे अपरिमेय संख्या में जोड़ दें या किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से घटा दें, या इसी का उल्टा अपरिमेय संख्या में परिमेय को जोड़ें या परिमेय में से परिमेय को घटाएं, तो मिलने वाली संख्या अपरिमेय होती है। इसी तरह किसी भी परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या में गुणा कर दें, भाग कर दें, तो मिलने वाली संख्या भी क्या होती है, अपरिमेय होती है। ठीक है, तो ये दो टॉप चीज़ें हैं, उसे हम लिख लेते हैं। यानी किसी भी परिमेय संख्या को स्टार करके लिख लीजिए आप लोग। यानी किसी भी परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय संख्या जोड़ दें, तो इसका जो रिजल्ट होगा, यानी मिलने वाली जो संख्या होगी, वो एक अपरिमेय संख्या होगी। इसको इस तरफ भी कर सकते हैं, इसको इस तरफ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि योग की जो संक्रिया होती है वो क्रम विनिमेय होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है एडिशन। ठीक है, यानी संख्याओं को अगर हम उनके ऑर्डर को बदल दें, उनके क्रम को बदल दें, तो इनके योगफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इनका योगफल परिवर्तित नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमेय प्रगुण। तो आप इसे इधर भी लिख सकते हैं, इसे इधर भी लिख सकते हैं, यानी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ने पर हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी। दूसरी चीज देखिए, अगर हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटा दें, तो भी जो हमें संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाने पर मिलती है अपरिमेय संख्या, और जोड़ने पर भी मिलता है क्या, अपरिमेय संख्या। यानी किसी भी परिमेय और अपरिमेय के बीच में अगर जोड़ना या घटाना, ये दो संक्रियाएं लागू होती हैं, तो मिलने वाला जो रिजल्ट होता है, जो संख्या हमें मिलती है, वो भी क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो इस तरह से परिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय होगा, परिमेय माइनस अपरिमेय भी अपरिमेय होगा। अपरिमेय को इधर, परिमेय को इधर कर सकते हैं। अपरिमेय में से परिमेय संख्या को घटाने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो भी अपरिमेय होगा। हालांकि घटाने की जो संक्रिया होती है वो क्रम विनिमेय नियम का पालन नहीं करती, क्योंकि अगर हम प्रथम संख्या में से द्वितीय संख्या को घटाएं
तो रिजल्ट जो मिलेगा वो द्वितीय संख्या में से प्रथम संख्या को घटाने पर मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यानी 3 में से 2 घटाएं तो 1 मिलेगा, लेकिन 2 में से 3 को घटाएंगे तो हमें 1 नहीं माइनस में 1 मिलेगा। और हम सबको पता है कि -1 और +1 दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। तो इस तरह से अब गुणा की संक्रिया अगर है तो परिमेय संख्या में, यानी किसी परिमेय संख्या का अगर अपरिमेय संख्या से गुणा कर दिया जाए तो मिलने वाली जो संख्या होती है वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, सॉरी अपरिमेय ही होगी, परिमेय नहीं होगी, अपरिमेय होगी, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से ही गुणा कर दिया जाए तो मिलने वाली संख्या अपरिमेय भी हो सकती है और परिमेय भी हो सकती है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अपरिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या में गुणा करें तो क्या रिजल्ट अपरिमेय मिलता है या परिमेय, कब कौन मिलता है देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम करड़ी में 2 का करड़ी में 2 से ही गुणा कर दें, हालांकि ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, तो मिलने वाला जो रिजल्ट होगा वो 2 और 2 का गुणा 4, यानी करड़ी में 4 होगा। और हम सबको पता है 4 का वर्गमूल होता है 2। अब ये 2 जो है ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसे 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर वर्गमूल 4 जो होगा वो +-2 आएगा, तो +2/1 या फिर माइनस में 2/1 दोनों ही संख्याएं एक परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि ये p/q के रूप में लिखी हुई संख्याएं हैं जहाँ q 1 है, 0 के बराबर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से गुणा करें तो अपरिमेय संख्या भी मिल सकता है और परिमेय भी मिल सकता है। परिमेय कब मिलेगा, जैसे मान लीजिए हमने करड़ी में 2 और करड़ी में 3 का गुणा कर दिया तो 3 और 2 का गुणा होगा 6 और करड़ी में 6 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से परिमेय संख्या भी मिल सकती है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये जो संक्रियाएं हैं वो हमने सीखी। अब भाग की संक्रिया है तो किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से अगर भाग दें, यानी हमारे पास परिमेय संख्या है और इस परिमेय संख्या को अगर किसी अपरिमेय संख्या से भाग कर दें तो जो रिजल्ट मिलेगा वो अपरिमेय होगा, यानी एक अपरिमेय संख्या हमें उत्तर के रूप में मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझें। अगर मान लीजिए हमारे पास एक संख्या 2 है और हमने भाग कर दिया इसे किससे, करड़ी में 2, यानी ये एक परिमेय संख्या और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करने पर रिजल्ट क्या आता है वो हम देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो 2 है इसको हम करड़ी में 2 का स्क्वायर या फिर करड़ी में 2 गुणे 2, मतलब करड़ी में 2 का 2 बार गुणा कर सकते हैं। नीचे में करड़ी में 2 है, 2 से 2 करड़ी वाला जो कैंसिल हो जाएगा, तो इस करड़ी में 2। अब देखिए ये करड़ी में 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से अगर भाग करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है हमें वो क्या मिलता है, एक अपरिमेय संख्या मिलता है, ठीक है। इसी तरह से इसका उल्टा भी, यानी अपरिमेय संख्या को अगर एक परिमेय संख्या से भाग करें तो भी हमें एक अपरिमेय संख्या मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब अगर दोनों के दोनों अपरिमेय हों तो अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से अगर भाग करें तो अपरिमेय और परिमेय दोनों के मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऊपर भी करड़ी में 2 रखा होता और नीचे भी करड़ी में 2, तो ये दोनों के दोनों क्या है, अपरिमेय हैं, पर ये दोनों बराबर हैं। तो अंश और हर जब किसी भी संख्या का बराबर होता है तो हम अंश को हर से डिवाइड कर देते हैं, तो रिजल्ट 1 आएगा। और 1 आप सबको पता है 1 को 1/1 के रूप में लिखा जा सकता है जो कि p/q के रूप में हो गया। और p/q के रूप में होने के नाते जहाँ q भी 0 नहीं है 1 है, हम बोल सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं। और अगर किसी भी अपरिमेय को दूसरे अपरिमेय से भाग करें, जैसे मान लीजिए करड़ी में 3 है और करड़ी में हम 2 से भाग कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा करड़ी में 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो संख्या है वो भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करने पर परिमेय या अपरिमेय दोनों के मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में और चीज़ों को समझते हुए इसे याद कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि बिना याद किए आप सवालों को ठीक तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इन्हीं जो हमने पढ़ा है इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए सवालों को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें और भी सीखेंगे। कुछ संक्रियाएं हैं, उन संक्रियाओं के बारे में सीखेंगे। बहुत सारी संक्रियाओं के बारे में आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में ही सीख लिया है, 6 से ही 7 8 जिसमें भी आपने पढ़ा, सब में आपने संक्रियाओं के बारे में पढ़ा। जैसे a+b का होल स्क्वायर हो गया, यानी किसी भी दो संख्या का जो वर्ग होता है, एक प्रथम पद और द्वितीय पद का जो वर्ग होता है a+b का होल स्क्वायर, उस तरह से हमने उसे पढ़ा, जिसका आंसर होता है a² + 2ab + b²। ऐसे ही अगर a² - b² का आइडेंटिटी की बात की जाए तो वो a - b एक ब्रैकेट में इंटू a+b दूसरे ब्रैकेट में होता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी सरल समीकरणों को हमने पढ़ा। हम इसमें क्या करते हैं, परिमेय और अपरिमेय के रूप में जो संख्याएं होती हैं, यानी जो करड़ी में होती हैं, उन पर किस तरह से उन्हीं संक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है, हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए उन संक्रियाओं को हम देखते हैं किस तरह से वो संक्रियाएं सवालों पर अप्लाई होती हैं। उसके पहले हम उसका एक जनरल रूप देखते हैं, एक व्यापक रूप देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए a और b दो संख्याएं हैं, a भी हमारा ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक धनात्मक संख्या है, और b भी हमारा क्या है, 0 से बड़ा है। तो ये नोटेशन जो होता है a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0, ये बताता है कि a भी एक धनात्मक संख्या है और b भी एक धनात्मक संख्या है। तो a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0 का यही मतलब होगा कि a भी एक धनात्मक संख्या है और b भी एक धनात्मक संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ आइडेंटिटीज जो है वो इस तरह से हैं। जैसे मान लीजिए अंडर रूट के अंदर a b लिखा हुआ है, यानी इन संख्याओं का गुणा है, तो हम इसे √a इंटू √b लिख सकते हैं। और ये वाइस वर्सा होते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह से लिखा है तो इस तरह से हो सकता है, और इस तरह से लिखा है तो उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से सत्य होती हैं, यानी √a भी जो होता है वो रूट के अंदर a इंटू √b होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसी तरह से अगर हम दो संख्याओं को जो कि धनात्मक हैं इस तरह से भाग देकर उनका वर्गमूल निकालें तो उसको हम √a/√b इस तरह से भी लिख सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सब घातांक के नियम ही हैं जो हमने पढ़ रखे हैं। हमने इसे घातांक के रूप में पढ़ा है क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है तो इसका मान होता है a⁴ यानी a की घात 1/2। ये जो करड़ी होती है इसको घात के रूप में अगर लिखा जाए तो ये a की पावर 1/2 यानी 1/2 के रूप में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, बदला जा सकता है। अब अगर ये घात के रूप में हो गया तो ये सारे के सारे नियम घातांकों के नियम से ही संबंधित हैं। बस यहाँ पर वर्गमूल या करड़ी के रूप में लिखे हुए हैं तो हमें उस रूप में पढ़ना है ताकि इजीली हम सवालों को सॉल्व कर सके जो हमारे चैप्टर्स में दिए हुए हैं। ठीक है, दूसरा इसके आगे जो है, मतलब एक तो ये हो गया, फिर एक ये हो गया, फिर देखिए एक है √a + √b एक ब्रैकेट में है, फिर √a - √b दूसरे ब्रैकेट में है। तो आप सबको पता है कि अगर x + y एक ब्रैकेट में लिखा हो और x - y दूसरे ब्रैकेट में लिखा हो तो इसकी वैल्यू x² - y² होती है। ये चीज़ आपको पहले से पता है। तो यहाँ x के रूप में √a है और y के रूप में √b है। तो जब हम इसका यानी x का स्क्वायर करेंगे तो √a का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाकर √b का स्क्वायर करेंगे। आप सबको पता है, अभी मैंने बताया कि √a की वैल्यू जो होती है वो a⁴ होता है। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो ये हो जाएगा a की घात 1/2, फिर पूरे की घात 2, माइनस में b की घात 1/2, फिर पूरे की घात 2। घातांकों के नियम को अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, याद करने की कोशिश करें, तो आपने पढ़ा था कि किसी भी आधार पर अगर कोई घात लगी है फिर उसके ऊपर भी एक घात लगी है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो इस तरह से इसके ऊपर एक घात है, घातों के ऊपर एक घात है, तो घातों का गुणा होगा, यानी 1/2 का 2 से गुणा हो जाएगा, फिर -b⁴ यहाँ पर भी इसके ऊपर घात 2 है तो इसका गुणा हो जाएगा। अब बराबर चीज़ें अंश और हर में जो होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, इसे अंश के रूप में माना जाता है। अब यहाँ a की पावर 1 यानी a, b की पावर 1 यानी b, तो इस तरह से अंडर रूट के अंदर a प्लस अंडर रूट के अंदर b और फिर अंडर रूट के अंदर a माइनस अंडर रूट b, इस तरह से दो ब्रैकेट में अगर लिखे हैं तो इसका जो मान होता है वो डायरेक्टली आप a - b लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस सरल समीकरण का इस्तेमाल, सरल समीकरण का मतलब उसका यूटिलाइजेशन, सरल समीकरण जो होता है उसे इस्तेमाल करके हम सवालों में समय को बचाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। जैसे अब अगर इसको इतना लंबा प्रोसेस करके सॉल्व करें और इसको कोई याद किया है डायरेक्ट इतना लिख दिया, तो जिसने इतना लंबा प्रोसेस किया होगा जाहिर सी बात उसने टाइम ज़्यादा लिया, और एग्ज़ाम में तो टाइम का मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है।
आगे जो है वो एक और आइडेंटिटी है, यही है लेकिन उसको एक और तरीके से लिखा गया, जैसे मान लीजिए a प्लस अंडर रूट बी लिखा गया हो और फिर इनटू करके a माइनस अंडर रूट बी लिखा गया हो, यानी पहले वाले पर तो वर्गमूल नहीं है, दूसरे वाले पर है। अब अगर पहले वाले पर वर्गमूल नहीं है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वाले पर वर्गमूल है तो ये केवल अकेला b बचेगा, जिस तरह से हमने यहाँ किया। क्योंकि अगर इसी तरह से उसे एक्सपेंड करेंगे तो a और a इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे, फिर अंडर रूट बी पर स्क्वायर लगाएंगे। अंडर रूट ए के पास अंडर रूट है ही नहीं तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही पड़ा रहेगा, और बी पर अंडर रूट है तो वो इस रूप में होगा, फिर यहाँ से इसे कैंसिल होगा, फिर केवल बी बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से ए प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू जो होती है वो ए स्क्वायर माइनस बी होती है। अगर इस पर, इस वाले पर अंडर रूट ए लगाओ और बी आपका फ्री हो, यहाँ अंडर रूट ए और बी आपका फ्री हो, तो यहाँ केवल ए आएगा और फिर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी और है, मतलब आइडेंटिटीज़ तो कई हैं पर हमारे इस्तेमाल की जितनी आइडेंटिटी है हम उन्हीं के लिए चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास हो a प्लस बी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी, इस तरह से हमें दो संख्याएं मिलें, तो हमें इनका गुणा किस तरह से करना है, तो जिस तरह से हम गुणा करते हैं वैसे ही करना है, कोई अलग से चीज़ें नहीं सीखनी है। यहाँ पर देखिए प्रथम पद का हम इन दोनों पदों में गुणा करेंगे, फिर चिन्ह का गुणा करेंगे, फिर द्वितीय पद का इन दोनों पदों में गुणा करेंगे, बस और कुछ नहीं करना। गुणा में हम तो यही करते हैं। फिर अंडर रूट ए और अंडर रूट सी का जब आप गुणा करेंगे तो अंडर रूट ए और अंडर रूट सी देखिए इस रूप में है तो उसको डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट ए सी के फॉर्म में बदल जाएगा। फिर इसका इसमें जब आप करेंगे तो प्लस चिन्ह के साथ अंडर रूट ए डी होगा, मतलब ये डी और ए दोनों पर मतलब लगा हुआ है वर्गमूल। फिर इसके साथ जब करेंगे तो प्लस अंडर रूट बी सी हो जाएगा, और फिर प्लस में इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट बी डी हो जाएगा। इस तरह से एक्सपेंशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको सर्वसमीकाओं के बारे में फिर से रिकॉल हुआ होगा, क्योंकि सारी चीज़ें वही हैं, बस केवल यहाँ पर करड़ी का अंतर है। बाकी जैसे आपने पढ़ा है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेम टू सेम वैसे ही है। इसमें अगर इस तरह से कोई चीज़ लिखी हो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इसका स्क्वायर लगा हो तो ये सेम वैसे ही होगा जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो उसी तरह से ये प्रथम पद का स्क्वायर जब आप करोगे तो अंडर रूट ए का स्क्वायर होगा, फिर प्लस में टू ए बी, इसका मतलब टू रूट ए और रूट बी का जब गुणा करोगे तो रूट ए बी हो जाएगा, और फिर रूट बी का स्क्वायर यानी सेकंड वाला टर्म जो होता है उसका वर्ग। अब आप सबको पता है कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे की विपरीत प्रक्रियाएं हैं, तो जिस तरह से हमने यहाँ किया था सेम यही प्रोसेस अप्लाई करके ये चीज़ें हट जाएंगी। तो यहाँ पर केवल ए बचेगा, फिर प्लस में टू रूट ए बी बचेगा और प्लस में क्या बचेगा बी। तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर जो होगा वो ए प्लस टू रूट ए बी प्लस बी हो जाएगा। सेम अगर ऐसे अंडर रूट ए माइनस में अंडर रूट बी का स्क्वायर होता है तो फिर a माइनस में टू ए बी प्लस में b हो जाता है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर माइनस में टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी तक इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत से, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं को अप्लाई किया जाता है, कब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने पर या घटाने पर परिमेय मिलता है अपरिमेय मिलता है, गुणा करने पर परिमेय मिलता है कि अपरिमेय मिलता है। अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्या के साथ ही अगर हम संक्रिया करें, गणितीय संक्रिया जो प्लस माइनस और गुणा और भाग है, तो फिर हमें मिलने वाली संख्या परिमेय मिलती है, फिर अपरिमेय मिलता है। उसके बाद हमने सर्वसमीकाओं के बारे में थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा की, जिसमें हमने करड़ी में ए और बी को लिया, जहाँ पर ए और बी दोनों ही धनात्मक हैं, ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0। अब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम प्रश्नावली 1.4 के सवालों को हल करेंगे और बड़े आसानी से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.4 के सवालों का हल करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में और सीख लेते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ हम सीखेंगे हर का परिमेयीकरण। तो हर का परिमेयीकरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये ना केवल आपके क्लास 9th में बल्कि आगे के जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम देंगे तो उस समय भी आपको ये काफ़ी मदद करने वाला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हर का परिमेयीकरण सीखेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखा है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1 करड़ी में 3 माइनस में करड़ी में 2, इसका बोल रहा है कि हर का परिमेयीकरण करना। ठीक है, सिंपल हर का हमें क्या करना है, परिमेयीकरण। तो प्रोसेस किस तरह से अप्लाई करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, और फिर सवालों में इसी प्रोसेस के बेस पर, ठीक है, हम सारे सवालों को हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए देखिए, 1 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2,
इसमें हर का परिमेयीकरण कैसे करना होता है। सिंपल कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें पहला स्टेप ये होता है कि हर जो लिखा हुआ है इसके बीच का जो साइन है उसे आपको देखना होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस। अब इस बीच के साइन को केवल क्या करना होता है, अगर माइनस है तो प्लस करना होता है, प्लस है तो माइनस करना होता है। फिर उसी जो दोनों नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं उनके बीच के साइन को केवल बदलना है, अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। और फिर उसी संख्या से आपको क्या करनी है, अंश और हर दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए √3 माइनस में √2 था, तो हमने क्या किया, माइनस चिन्ह को केवल प्लस में बदल दिया और फिर उसी √3 और √2 के साथ उसे कंबाइन करके अंश और हर दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब देखिए आप सबको पता है कि किसी भी परिमेय संख्या या सिंपल सा समझिए, किसी भी भिन्न का जब हम गुणा करते हैं दो भिन्नों का, तो उसमें करना क्या होता है कि अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में। अगर अंश से हर या हर से अंश में कोई चीज़ कैंसिल होती है, यानी कुछ गुणनखंड अगर कॉमन होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, तो हम उन गुणनखंडों को कैंसिल आउट कर देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, अंश का अंश और हर का हर में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रहा है। देखिए कई बार गलती लोग क्या करते हैं, इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, इस तरह से काट देते हैं, पर वो कैंसिल जो आप करते हैं वो राइट नहीं होता, वो रॉन्ग होता है, इसलिए सवाल आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो सिस्टम से आपको चलना है, यानी किस तरह से कौन सी संक्रिया को अप्लाई करना है और किस तरह से सॉल्यूशंस के स्टेप बाय स्टेप को हमको देखकर चलना है, ये सब चीज़ें सीखना होगा। एक सिस्टम से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो सवाल सही से नहीं आएंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या किसी भी अंश से कोई भी हर नहीं कट रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंश का अंश और हर का हर में गुणा करेंगे। अब देखिए किसी भी संख्या में एक से अगर आप गुणा करते हैं या किसी भी संख्या को एक में गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। ये चीज़ तो हम बहुत पहले से जानते हैं। तो करड़ी में 3 और करड़ी में 2 प्लस के साथ एक के साथ अगर गुणा करेंगे तो हमें करड़ी में 3 + 2 ही मिलेगा बटे। यहाँ देखिए करड़ी में 3 - 2 और यहाँ करड़ी में 3 + 2। तो जस्ट अभी अभी हमने संक्रिया के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर √a माइनस √b एक ब्रैकेट में हो और √a प्लस √b दूसरे ब्रैकेट में हो, इसको इस तरफ या इसको इस तरफ लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुणनफल की जो संक्रिया होती है, यानी गुणा की जो संक्रिया होती है वो भी क्रम विनिमय होती है। यानी अगर हम क्रम को बदल दें तो गुणनफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, वो अपरिवर्तित रहेगा। जैसे 2 और 3 का गुणा करेंगे तो भी 6 मिलेगा, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो भी हमें क्या मिलने वाला है, 6 ही मिलने वाला है। तो इस तरह से √a माइनस √b इंटू सेकेंड ब्रैकेट में √a प्लस √b लिखो, या फिर √a प्लस b आगे लिख दो और √a माइनस √b को क्या करो, पीछे लिख दो। तो सेम रिजल्ट जो आएगा आपका a माइनस बी आएगा। ये चीज़ अभी हमने सीखा है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2, √3 प्लस √2, तो यहाँ पर हो जाएगा इनका गुणा 3 - 2। तो इस तरह से देखिए √3 प्लस √2 और 3 में से 2 घटने पर आप सबको पता है कि इसका अंतर 1 होगा। और किसी भी भिन्न का अगर हर 1 है तो उस भिन्न को हम बिना हर के लिख सकते हैं, यानी करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हर का परिमेयीकरण हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है, सवालों में केवल एक ही इस तरह से दिया रहता है। जैसे मान लीजिए 1 बटे करड़ी में 2 इस तरह से आपको दिया है, आपसे कह रहा है कि इससे क्या क्या करो, सिंप्लीफिकेशन यानी परिमेयीकरण करो। तो आप क्या करोगे, करड़ी में 2 से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो। अब करड़ी में 2 और 1 का गुणा करेंगे तो करड़ी में 2 मिलेगा, करड़ी में 2 और करड़ी में 2 एक ही चीज़ है, तो करड़ी में 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा हमारा, करड़ी में 2 बटे कितना, 2। तो कई बार हमें इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको परिमेयीकरण अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपनी सारी नॉलेज का इस्तेमाल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करने में। ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों की तरफ। तो चलिए प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। यानी हमें ये बताना है कि जो नीचे लिखा हुआ है उसमें से परिमेय और अपरिमेय, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप प्रश्नों को देख लीजिए, स्क्रीन पर होगा। अगर हमें बताना है कि जो संख्याएं नीचे लिखी हुई हैं वो उसमें से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, तो हम सारी संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं। तो पहली संख्या हमें दे रखी है 2 माइनस करड़ी में 5। इसी तरह दूसरी संख्या जो है वो दे रखा है 3 प्लस करड़ी में 23।
और फिर इसको ब्रैकेट में लिखा गया है और उसके आगे माइनस में करड़ी में 23 लिखा गया है इस तरह से। तीसरा जो ऑप्शन है उसमें हमें दे रखा है 2 करड़ी में 7 और बटे 7 करड़ी में 7। फिर जो चौथा ऑप्शन है उसमें हमें जो संख्या दी रखी है वो लिखा है 1 बटे करड़ी में 2 और फिर पाँचवा और अंतिम जो ऑप्शन है उसमें लिखा है 2 पाई। तो इस तरह से हमें ये बताना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें ऑप्शन में जो भी संख्याएं हमें दी हुई हैं उन संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो अभी अभी हमने जो कुछ भी सीखा या शुरुआत से हम जो कुछ भी सीखते चले आए हैं इस जो पहला चैप्टर हमारा संख्या पद्धति, इसके शुरुआत से जो कुछ भी हम सीखते हैं उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो पहला सवाल है 2 माइनस करड़ी में 5, इस 2 माइनस करड़ी में 5 पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आप देख सकते हैं कि पहली संख्या परिमेय संख्या और दूसरी संख्या अपरिमेय। तो अभी जस्ट मैंने लिखवाया कि परिमेय संख्या में से अगर किसी अपरिमेय संख्या को हम घटाते हैं या इसी का उल्टा अपरिमेय संख्या में से किसी परिमेय संख्या को अगर हम घटाते हैं तो मिलने वाली संख्या जो होती है वो अपरिमेय होती है। तो बड़ी आसानी से हम बता लेंगे कि ये जो पहली संख्या लिखी हुई है पहले ऑप्शन में ये है एक अपरिमेय संख्या। दूसरा देखिए 3 प्लस करड़ी में 23 लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट बंद करके माइनस में करड़ी में 23 लिखा हुआ है और हमसे पूछा कि बताइए ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें तो 3 प्लस करड़ी में 23 और फिर माइनस में फिर से करड़ी में तो 23 ही रहेगा, ठीक है, वर्गमूल में 23। अब देखिए ये दोनों एक ही चीज़ है और प्लस और माइनस के साथ है तो इनका अंतर 0 होगा, तो रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, केवल 3। अब केवल 3 है, इसका क्या मतलब है कि ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे 3/1 के रूप में लिखा जा सकता है और परिमेय संख्या का सिंपल यही डिफिनीशन ही होता है कि किसी भी संख्या को जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है उन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं। तो आगे लिखा हुआ है तीसरा जो है 2 करड़ी में फिर 7 लिखा हुआ है बटे 7 करड़ी में 7 लिखा हुआ है। तो इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। आप सबको पता है कि अंश और हर में बराबर चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, तो यहाँ पर करड़ी में 7 और करड़ी में 7 नीचे भी है और ये गुणा के रूप में लिखा हुआ है, यानी 2 गुणे करड़ी में 7 लिखा हुआ है। नीचे भी आपका 7 गुणे करड़ी में 7 लिखा हुआ है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2/7 बचेगा और 2/7 तो p/q के रूप में ही है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे 1/करड़ी में 2 लिखा हुआ है, तो आप सबको पता है कि ऊपर 1 जो लिखा हुआ है वो एक परिमेय संख्या है और नीचे करड़ी में 2 जो लिखा हुआ है वो एक अपरिमेय है। तो परिमेय को अपरिमेय से अगर भाग करेंगे तो मिलने वाला जो रिजल्ट होगा वो एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। अब जो 2 पाई है तो आप सबको पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो एक अपरिमेय, क्योंकि परिमेय का अपरिमेय में गुणा करेंगे तो अपरिमेय मिलेगा। तो इस तरह से ये संख्या जो वो भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको पहला सवाल जो है प्रश्नावली 1.4 का वो काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया है। अब हम इसके दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरे सवाल को हम पढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल जो है वो लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को हमें सरल करना है। तो हम एक एक व्यंजक को बोर्ड पर लिखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम दूसरे सवाल का पहला वाला जो ऑप्शन उसमें जो व्यंजक लिखा है वो लिखते हैं। तो यहाँ लिखा है 3 प्लस करड़ी में 3, ये एक ब्रैकेट में है और फिर अगले ब्रैकेट में लिखा है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी 2 प्लस करड़ी में 2। हमें इसका मान निकालना है। तो बीच में देखिए कोई भी निशान नहीं है, तो ये इसका मतलब है कि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में हो रहा है गुणा। तो गुणा करने के लिए जो संक्रिया हमने अभी अभी जस्ट पढ़ी उसमें हमने पढ़ा कि प्रथम पद को उठाइए और चिन्हों के साथ दोनों पदों में गुणा करिए, फिर द्वितीय पद को उठाइए और चिन्हों के साथ पुनः दोनों पदों में हमें गुणा करना है। तो 3 और 2 का गुणा ये हो जाएगा, फिर प्लस और प्लस का गुणा प्लस होगा, फिर 3 और करड़ी में 2 का गुणा होगा, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर प्लस और प्लस का गुणा प्लस होगा, फिर करड़ी में 3 और 2 का गुणा होगा, फिर प्लस और प्लस का गुणा प्लस होगा, फिर करड़ी में 3 और करड़ी में 2 का गुणा होगा। जो उम्मीद है कि आपको चिन्हों का गुणनफल आता है। फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर प्लस में कोई संख्या है और दूसरी संख्या भी प्लस में है तो प्लस और प्लस में जो संख्या लिखी हुई है उसका गुणनफल भी प्लस में आएगा। एक संख्या अगर माइनस में है दूसरी भी माइनस में है तो भी इसका गुणनफल प्लस में आएगा। एक माइनस में है दूसरा प्लस में है तो रिजल्ट माइनस में आएगा। एक प्लस में है दूसरा माइनस में है तो रिजल्ट आपका क्या होगा, माइनस में आएगा। तो इस तरह से ये चीज़ आपको याद करनी है कि कब चिन्हों का गुणनफल क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 और 2 का गुणा जो होगा वो 6 हो जाएगा। 3 और करड़ी में 2 का गुणा, एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो इस तरह से उसे हम
3 करड़ी में 2 करके लिखेंगे। कई लोग क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो वो एक गलत प्रोसेस है। हमें क्या करना है, 3 और करड़ी में 2 जो लिखा हुआ है इसको अलग अलग तरीके से केवल मल्टीप्लिकेशन के साइन को हटाकर उसे केवल कंबाइन कर देना है। सेम उसी तरह से इसे भी आप लिखेंगे 2 और करड़ी में 3 के गुणनफल को 2 करड़ी में 3, और करड़ी में 3 और करड़ी में 2 का गुणनफल जब होगा तो करड़ी में कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए 3 करड़ी में 2, 2 करड़ी में 3 अलग अलग है, 6 और करड़ी में 6 ये भी अलग संक्रिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया, इसको सरल कर दिया। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो प्रश्नावली 1.4 का जो दूसरा सवाल है उसके दूसरे ऑप्शन को हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि 3 प्लस करड़ी में 3 और फिर मल्टीप्लाई किया गया 3 माइनस करड़ी में 3। तो सिंपल है ये, हम देखिए यहाँ पर a प्लस करड़ी में b इस तरह से है ना, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b फिर a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, यही तो सरल समीकरण है। इसी सरल समीकरण का इस्तेमाल करके हमने इसे लगाना है। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि इसकी वैल्यू a स्क्वायर माइनस b होती है। तो डायरेक्ट हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और माइनस कितना 3, तो 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 6, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, वो तीसरा ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 और इस पर लगा हुआ है स्क्वायर। अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए अभी हमने पढ़ा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी, इसी सरल समीकरण को हमने पढ़ा ना। इसकी क्या वैल्यू होती है, जब इस पर वर्ग लगा होता है इसकी वैल्यू होती है a प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस बी, यही तो होता है। तो इस तरह से हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 पूरा देखिए, और फिर क्या 2 गुणे करड़ी में इन दोनों का गुणा हो रहा है ना, a और b का, तो 5 और 2 का गुणा, और फिर प्लस में b के प्लेस पर क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो इस तरह से हो जाएगा 5 प्लस 2, 5 और 2 का गुणा होता है 10 और ये फिर 2, तो 5 और 2 जब जुड़ेगा तो हो जाएगा 7, 7 प्लस 2 करड़ी में 10, इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखिए अगर आपको ये सरल समीकरण डायरेक्ट नहीं याद है तो a प्लस बी होल स्क्वायर की सरल समीकरण लगाकर भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। तो देखिए अगर ये लिखा हुआ है √5/√2 पूरे की घात 2, हम सरल समीकरण इसमें इस्तेमाल करेंगे a प्लस बी पूरे की घात 2, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि डायरेक्ट अगर आपको इतना बराबर इतना नहीं याद है तो फिर आप इसे इस्तेमाल करिए, सेम वही है, केवल वर्ग से वर्गमूल हट गया है तो a बच गया है। यहाँ पर आपका हो जाएगा करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 पूरे का वर्ग, ये हो जाएगा करड़ी में 5 का वर्ग प्लस में 2 गुणे करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 2 और फिर प्लस लगा के आपका करड़ी में 2 का वर्ग। देखिए वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी। अब 5 का केवल क्या बचेगा, मतलब करड़ी में जो 5 का स्क्वायर है उसके केवल 5 बचेगा, और यहाँ पर 2 और 5 और 2 का गुणनफल हो जाएगा 10, क्योंकि जब सेम नंबर होता है, अभी हमने सबसे पहले सीखा कि करड़ी में a और करड़ी में b जब इसका गुणनफल निकालते हैं तो वो करड़ी में ab हो जाता है, और करड़ी में ab को अगर हमें अलग करना होता है तो उसे हम करड़ी में a इंटू करड़ी में b लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से 2 करड़ी में 10 होगा, और फिर 2 और जो ये वर्ग और वर्गमूल वो हट जाएगा, वो ही जाएगा, तो 5 और 2 फिर से यहाँ जुड़ेगा तो 7 प्लस 2 करड़ी में 10 हो जाएगा। तो सेम वही आंसर आया जो अभी हमने इसमें निकाला। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली चाहे तो इस सरल समीकरण का इस्तेमाल कर लेते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट जो ऑप्शन है दूसरे का चौथा ऑप्शन है उससे सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कि जो दूसरा सवाल है इस प्रश्नावली 1.4 का, उसका जो आखिरी चौथा ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है जो चौथा ऑप्शन है उसमें लिखा है कि वर्गमूल के अंदर 5 है और फिर माइनस में वर्गमूल के अंदर ही 2 है वर्गमूल, और फिर दूसरे ब्रैकेट में वर्गमूल के अंदर 5 और फिर प्लस में वर्गमूल के अंदर 2 है, जिसे करड़ी भी बोलते हैं और इसे वर्गमूल। करड़ी बेसिकली क्या होती है, इस सिंबल को करड़ी बोलते हैं। अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो उसे वर्गमूल बोल देते हैं, और 3 लिखा हुआ है तो उसे घनमूल बोल देते हैं, 4 लिखा है तो चौथा मूल, इसी तरह से 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखा हुआ है तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां या फिर 10वां मूल बोल देते हैं। इन जनरल अगर यहाँ n लिखा है तो इसे हम nवां मूल बोलते हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इस सिंबल को केवल हम क्या बोलते हैं, करड़ी बोलते हैं। और सिंपल अगर कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे तो इसे वर्गमूल के फॉर्म में भी, मतलब इसे वर्गमूल भी बोलते हैं। तो वर्गमूल और करड़ी, करड़ी एक विस्तृत जो है वो संक्रिया का नाम है, और
इन सब पर एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर अगर 2 लिखा है तो वर्गमूल, 3 लिखा है तो घनमूल, इस तरह से उसे एक अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, अब करड़ी में 5 और माइनस में करड़ी में 2 या फिर वर्गमूल में 5 या वर्गमूल में 2 बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 2 लिखा हुआ है। इसकी अभी अभी हमने पढ़ा थी करड़ी में a माइनस करड़ी में b अगर एक ब्रैकेट में हो, दूसरे ब्रैकेट में करड़ी में a प्लस करड़ी में b अगर हो तो इसे a माइनस बी आप लिख सकते हैं। ये एक सर्वसमीका है जिसे हमने पढ़ा है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि सर्वसमीका का इस्तेमाल करके हम अपने समय को बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली हो जाती है ना, तो फिर समय बच जाता है, क्योंकि बड़े सवालों को सॉल्व करने में हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2 और 5 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फार्मूले पे इसे अप्लाई करेंगे तो आपका एक स्टेप तो बढ़ने वाला है, तो इस तरह से एक स्टेप भी तो कुछ टाइम कंज्यूम करेगा। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 1.4 का जो पहला सवाल था और जो दूसरा सवाल है उसे हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, हम अपने वीडियो लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकें और रिवीजन भी साथ साथ कर सकें। ठीक है, तो फिर पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।